नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 20। ठीक है, इससे पहले हमने 19 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपको बुक लेना है राम सिंह यादव की, या 50 प्रैक्टिस सेट वाली राम सिंह यादव की एक बुक आती है, ठीक है, वो लेना है तो भी आप बुक स्टोर से मत लीजिएगा उसे। ठीक है, अगर आप बुक स्टोर से लोगे तो आपके लिए 120 रुपये पे करना पड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, मैं आपको ओनली यहाँ पर 25 रुपये में दे रहा हूँ। 25 रुपये में आप वहाँ से खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आराम से टच करके ले सकते हो। अगर राम सिंह यादव की बुक लेना है ठीक है, वो भी आपके लिए हम दे सकते हैं। ठीक है, ओनली 25 रुपये में। अगर आप इस बुक को बुक स्टोर से खरीदोगे, जहाँ से बुकें मिलती हैं, तो वहाँ पर आपके लिए 125 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, 125 रुपये करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए ओनली 25 रुपये में दी जा रही है। ठीक है, तो आराम से आप इतना रुपये गवाइएगा मत, आराम से 25-25 रुपये में हमसे लीजिएगा, आराम से बुक पढ़िएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बुक का, आराम से वहाँ पर जाके ले सकते हैं। ठीक है, परचेस कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट तो आपको करा ही रहा हूँ ये सारे के सारे। ठीक है, खरीदना है तो ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको करा ही रहा हूँ सारे के सारे। तो यहाँ बात करते हैं, 1 घंटे का आपको समय होता है पेपर में, और 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1 घंटे का समय होता है, मतलब 1 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा समय आपके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं, 4 भागों में डिवाइड होता है। मैं हर शिफ्ट में बताता हूँ आपके लिए। ये 4 भागों में डिवाइड होता है। सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 5 क्वेश्चन। टोटल मिला के हमारे कितने हो जाते हैं? 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। भाग 1 जो हो जाता है हमारा सामान्य ज्ञान का, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर और बाद में वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर ही बताना है। हमारा स्कोर इतना रहा है आज। ठीक है, जिसका 45 प्लस क्वेश्चन स्कोर रहे वो बहुत ही अच्छा है, जिसका 40 प्लस भी स्कोर रहे वो भी बहुत अच्छा है, मगर इससे नीचे रहेगा तो इसका स्कोर अच्छा नहीं है, इसका कम से तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बस डेली लगे रहिएगा, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। बुक भी पूरा कराने वाला हूँ। पहले मैं कह रहा हूँ कि आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैं पूरा की पूरा करा दूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी प्रकार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन इसी में दे रखे हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो पहले हम प्रैक्टिस सेटों को देखेंगे, उसके बाद पूरी की पूरी बुक मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, 4 से 5 वीडियो में पूरी बुक पढ़ा दूंगा, बहुत ही अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा भी दूंगा। ठीक है, बात करते हैं भाग 1 के लिए। यहाँ पर सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। कह रहा है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपको बताना है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गोवा या फिर सिक्किम। तो सिक्किम भी राज्य है, गोवा भी राज्य है और पंजाब भी राज्य है, मगर 2019-20 में कौन सा बनाया, 2019 में बनाया गया था, ये बनाया गया था जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तथा दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव को एक किया गया था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और इसके पहले जो हमारे राज्यपाल हो जाते हैं वो कौन थे? मुर्मू जी थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है। देखो, बात करते हैं चंडीगढ़, ये पंजाब और हरियाणा की हो जाती है। कवारती, ये लक्षद्वीप की राजधानी हो जाती है। पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान और निकोबार की राजधानी हो जाती है। तो एक ही राजधानी बचती है सिलवासा, जो कहाँ की राजधानी हो जाएगी? दादर एवं नागर हवेली की राजधानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इजीली हमारा राइट हो जाता है। ऑप्शन को काट भी सकते हैं, अगर नहीं भी आता है तो ऑप्शन को काटना सीखेगा, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आपको बता रखा है, जो असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला ऐसा आंदोलन था जिसे कह सकते हैं जन आंदोलन। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब एक प्रकार से पहली बार गांधी जी के आंदोलन में मतलब जनता ने भाग लिया था। वह कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन ही हो जाता है, इसे जन आंदोलन भी कहते हैं। गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था? ये आपके हुआ था 1920 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। गांधी जी का प्रथम आंदोलन तो चंपारण था। प्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण, जो 1915 में चलाया गया था। क्योंकि 15 में कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे भारत, है ना। गांधी जी 15 में आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। फिर उनने चंपारण चलाया था सबसे पहले, चंपारण। ठीक है,
तो पहला आंदोलन चंपारण और पहला जन आंदोलन जो हो जाता है वो हो जाता है तुम्हारा असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1920। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में चलाया गया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, वास्को डे गामा किसके काल में भारत आया था। वास्को डे गामा जो था वो किसके काल में भारत आया था, ये आपको बताना है। ठीक है तो बिल्कुल बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। तो पहली बात, वास्को डे गामा आया कब था। तो वास्को डे गामा भारत के केरल आया था। कहाँ आया था, केरल, मतलब कालीकट, कालीकट में आया था। कब आया था, 1498 में आया था, है ना, सॉरी 1400 होगा यहाँ पर। ठीक है, 1498 कब आया था, ये आपके 1498 में कब आया था, भारत आया था 1498 में। ठीक है, और उस समय जो हमारे भारत का शासक था, भारत पे जो जिसका शासन था वह कौन था, वह सिकंदर लोदी था। कौन था, सिकंदर लोदी था। तो 1498 में किसका शासक था, सिकंदर लोदी का। वास्को डे गामा किसके काल में शासन, किसके काल में भारत आया था, सिकंदर लोदी के काल में भारत आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। कब आया था, 1498 में। ठीक है, वास्को डे गामा कब आया था, 1498 में आया था। ये 3 बार आया था। एक आया था 1405 में, 1900 लिख जाता है। एक आया था 1405 में, फिर आया था 1427 में, फिर आया था 1498 में। 3 बार भारत आया था वास्को डे गामा। ये तीनों की तीनों आपको याद कर लेना है। ठीक है, 1405, 1427, 1498। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1498 बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डे गामा भारत कब आया था, 1498 में। कहाँ आया था, केरल। किस तट पे आया था, तो कालीकट तट पे आया था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, नौरोज़ त्यौहार किस धर्म का है। तो नौरोज़ त्यौहार होता क्या है, पहली बात इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इसे नवरोज़ त्यौहार भी कहते हैं, मतलब साल का पहला दिन, है ना, मतलब साल का पहला दिन। जिस प्रकार से हम नए वर्ष के अनुसार मनाते हैं, उसी प्रकार से जो ईरानी पारसी होते हैं वो इसे नौरोज़ त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पारस धर्म हो जाएगा। ये पारसी ईरानी लोग जो होते हैं वो नए वर्ष के लिए नौरोज़ त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नौरोज़ त्यौहार होता क्या है, वर्ष का पहला दिन, है ना, बिल्कुल, मतलब नया दिन। तो उसी को हम नौरोज़ त्यौहार कहते हैं, ईरानी पारसी लोग। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है इन्फेंट्री सेना स्कूल कहाँ है। इन्फेंट्री सेना स्कूल कहाँ है, ये मैंने आपको बता रखा है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट में ये पढ़ा रखा है मैंने। इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग, कौन सा रहने वाला है। इन्फेंट्री सेना स्कूल कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ, खड़गवासला में, महू में, हैदराबाद में या देहरादून में। तो ये कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, महू में हो जाएगा। ठीक है, इन्फेंट्री सेना स्कूल कहाँ स्थित है, तो ये आपका महू में हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या है। अरे ये तो बहुत ही ईजी है, 65 वर्ष होती है, सभी की होती है, पता ही है आपको, है ना। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन। और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, वह कौन हो जाते हैं, वह हो जाते हैं अरविंद बोबड़े जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, अरविंद बोबड़े जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है 1971 के युद्ध के बाद किसको भारत के फील्ड मार्शल पद से अलंकृत किया गया था। 1971 के युद्ध के बाद किसको भारत के फील्ड मार्शल पद से अलंकृत किया गया था, तो कौन हो जाते हैं, के.एम. करियप्पा, कुमार मंगलम, जयंतो नाथ चौधरी या फिर मानेक शाह। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। 1971 के युद्ध के बाद किसको भारत के फील्ड मार्शल के पद पर अलंकृत किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। फील्ड मार्शल कौन थे, जनरल मानेक शाह। ठीक है, तो मानेक शाह यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रिपीट करना ही करना है आपको। ठीक है, याद करना है इसे और रिपीट करना है बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कह रहा है चीनी का कटोरा कहलाता है, क्या कहलाता है। अब बात करें सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा गन्ना होता है भारत में, मगर चीनी का कटोरा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तुर्की, अल्बानिया, क्यूबा या फिर हो जाता है स्विट्जरलैंड। एक बात और बता दूं, वैसे सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, भारत में, और भारत में कहाँ होता है, यूपी में।
ठीक है। अब चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं क्यूबा को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, इसे याद कर लेना एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में गन्ना, तो भारत होगा, तो भारत भी ऑप्शन में दे रखा होगा आपके लिए, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीनी कटोरा कैसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो ये आपको बताना है लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ की रानी थी। इनके बेटे का नाम क्या था, दामोदर। इनके पति का नाम क्या था, गंगाधर राव, ठीक है। तो दोनों के दोनों याद भी होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम क्या था, तो दामोदर था, और इनके पति का नाम क्या था, गंगाधर था, ठीक, गंगाधर राव। तो दोनों के दोनों आपको याद रखना है। तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो ये कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। और लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ये भी आपको याद होना है, ठीक है। पालन पोषण भी कहाँ हुआ था, वाराणसी में ही हुआ था। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, पालन पोषण भी वाराणसी में ही हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दामोदर इनके बेटे का नाम और गंगाधर राव इनके पति का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 11 का। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए थे, तो 1965 से स्टार्ट हुए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार। 65 से हुए थे, 56 से हुए थे, बताओ। 65 से ही हुए थे ना, नहीं 65 से ही हुए थे, ठीक है, चाहिए, ठीक है। 1965 से स्टार्ट हुए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले मिला था मलयालम भाषा के लिए शंकर कुरूप जी को मिला था। किसे मिला था, शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए, है ना, शंकर कुरूप को दिया गया था। 2020 की बात करें किसे मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, ये मिला था तुम्हारे अकिथम जी को मिला था कोई, है ना, अकिथम नाम से है कोई, देख लेना एक बार। अकिथम नंबूथुरी ऐसे कोई इनका नाम है, ठीक है, इनको देख लेना एक बार। अकिथम जी को मिला था, इतना मुझे पता है। और 1965 में किसे मिला था, शंकर कुरूप को मिला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 2020 का भी याद करना। और ये कौन सा हो जाता है, ये आपका हो जाता है 56वां, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है 2020 में, तो अकिथम जी को मिला था। 1965 में प्रथम किसे मिला था, ये मिला था शंकर कुरूप जी के लिए, मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। और ये भी मलयालम भाषा के लिए मिला है वर्तमान में, 2020 की बात करें, ये मलयालम भाषा को मिला है। और पहला भी मलयालम भाषा के लिए मिला था शंकर कुरूप को, ठीक है। और अभी मिला है अकिथम जी के लिए, नंबूथुरी ऐसे कि उनका नाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये किससे संबंधित है, तो आपको जानते हो ज्ञानपीठ है, साहित्य पुरस्कार हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, सारे के सारे साहित्य से संबंधित होते हैं, ठीक है। सरस्वती सम्मान है, ये सारे के सारे क्या हैं, साहित्य से संबंधित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पर दे रखा है मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह ये सभी लोग जानते हैं, कौन थे ये, फ्लाइंग सिख, या फिर हो जाता है तुम्हारा डिग एक्सप्रेस, या हो जाता है तुम्हारा सुल्तान। इनमें से कोई सा नहीं, तो सुल्तान अली खान, है ना, तो ये तो होगा नहीं भी, कौन सा हो जाएगा, फ्लाइंग जट हो जाएंगे, है ना, कौन हो जाएंगे, फ्लाइंग जट, मतलब फ्लाइंग सिख किसे कहते थे, ये रेसलिंग से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है ये आपको बताना है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। वायु की गति, जल की गहराई, वायु का दाब, या भूकंप की तीव्रता। यहाँ पे भूकंप की तीव्रता दिख रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल रिएक्टर स्केल से क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता फोगाट किस खेल से संबंधित हैं। गीता फोगाट रहने वाली कहाँ की हैं, पहले ही बता रखा है आपको, ये हरियाणा की रहने वाली हैं, एक बार और भी पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। कहाँ की हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं। ये किससे संबंधित हैं, तो ये कुश्ती से संबंधित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ये कुश्ती से संबंधित हो जाती हैं। गीता फोगाट किस खेल से संबंधित हैं, तो हरियाणा से हैं ये, और किससे हैं, कुश्ती से संबंधित हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हो जाते हैं, और उनको बताना है कितने समय में ये गाया जाता है। ये 65 सेकंड में इसके गाने का समय होता है, 1 मिनट 5 सेकंड, या कह सकते हैं 65 सेकंड, ठीक है। इसके गाने का समय कितना होता है, 65 सेकंड होता है। और इसके रचयिता कौन हो जाते हैं, इसके रचयिता होते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से ले रखा है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1882, ये भी आपको याद रखना है, डेट भी ठीक है, पूछ सकता है, 1882। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बात करें राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, राष्ट्रीय गीत लिखा था, राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा था, राष्ट्रीय ज्ञान लिखा था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, ठीक है,
1950 में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। ज्ञानपीठ ज्ञान राष्ट्रीय ज्ञान जो हमारा था 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और इसका जो समय होता है गाने का, इसका जो समय होता है वो कितना होता है, 52 सेकंड होता है, ठीक है, ओनली 52 सेकंड होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारा भाग सेकंड स्टार्ट हो जाता है, मतलब सामान्य विज्ञान या साइंस, ठीक है। साइंस से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको देख लेते हैं फटाफट। इसका आंसर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है शराब किसके द्वारा बनाई जाती, शराब जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, राव, खमीर, सूडा या फिर मावा। यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा खमीर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अम्ल डालने पर लिटमस पत्र हो जाता है, अम्ल डालने पर जो लिटमस पत्र होता है वो कैसा हो जाता है, पीले से हरा, नीले से लाल, लाल से नीला, कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट रहने वाला है। जब अम्ल को हम लिटमस पत्र पे डालते हैं तो वह नीले से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक रोग किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो वो हमारे हो जाते हैं एडवर्ड जेनर जी। कौन हो जाते हैं, एडवर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एडवर्ड जेनर्जी हो जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2018 रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। चेचक रोग किससे संबंधित है, इसकी खोज किसने की थी, इसके टीके की, एडवर्ड जेनर ने की थी। ये संबंधित किससे है, तो ये किससे फैलता था, मैंने आपको बताया था एक देश था, उसमें क्या हुआ था, फैक्ट्री में पारा भरा हुआ था, पारा समुद्र में लीक हो गया था, पारा समुद्र में जाने से मछलियों ने वह पारा खा लिया था। फिर उसके द्वारा जब मछलियों को मनुष्य ने खाया, ठीक है, वहाँ के इंसानों ने खाया, तो वहाँ पर उन लोगों को ये बीमारी फैली। फिर उनसे रिलेटेड और जो लोग उनके संपर्क में आए उनसे फैली। तो ये क्या है, एक प्रकार का वायरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, वायरल, ठीक है। तो चेचक रोग किससे संबंध हो जाएगा, ये वायरल से संबंधित है। कोई प्रदूषण भी नहीं है, ना बैक्टीरिया है ना मच्छर है, ये एक वायरल है। और इसके टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनमो यंत्र के किस विद्युत का उत्पादन होता है, डायनमो जो यंत्र होता है उससे किस विद्युत का उत्पादन होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या फिर स्टैटिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, डायनमो आप जानते हो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए काम में आता है, ठीक है। डायनमो जो होते हैं, जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह हैं उसमें लगाया जाता है, क्योंकि वह यंत्र होते हैं और यंत्र से क्या बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करिए। यहाँ दे रखा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, आपने लेंस का सूत्र सुना होगा, डी पढ़ा होगा, डायोप्टर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर हेनरी की बात करें तो हर्ट्ज, है ना, आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर डायोप्टर बिल्कुल राइट रहने वाला, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21, यहाँ देखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला दे रखा है पहला दे रखा है तुम्हारा डैनियल सेल, सोलर सेल, या फिर हो जाएगा तुम्हारा ड्राई सेल जनरेटर। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो क्या होते हैं, सोलर पैनल, या फिर कर सकते हैं सोलर सेल, ठीक है। तो सोलर सेल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करते हैं 22, तैरने में गति का नियम लगता है, क्या लगता है, तैरने में गति का नियम लगता है, पता है न्यूटन का कौन सा नियम यहाँ पर लगेगा। जब हम तैरते हैं तो हाथों के जरिए पीछे की ओर, पैरों के जरिए पीछे की ओर पानी को जो होते हैं वो ढकेलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, मतलब कि जितनी क्रिया करोगे उसी के ही विपरीत क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो ये नियम कौन सा है, ये आपका हो जाता है नियम 3, ठीक है। इस प्रकार से रॉकेट जो है, रॉकेट से, है ना, रॉकेट ऊपर क्यों भागता है ना, और नाव से कूदे तो नाव तेजी की ओर अंदर के लिए भागती है पानी में। तो वो भी किसके नियम पे आधारित हैं, वो न्यूटन के तीसरे नियम पे ही आधारित है। पहले के नियम की बात करूँ, जड़त्व का नियम हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नियम होता है, न्यूटन का नियम तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं ही पढ़ा दूंगा आपके लिए, पढ़ाऊंगा बुक तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर रखा है कोहरा किसका मिश्रण होता है,
कोहरा किसका मिश्रण होता है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ। आप जानते हो जब कभी दिल्ली में प्रदूषण फैलती है ना, प्रदूषण फैलती है तो ऐसा लगता है कि कोहरा छा गया ना, कोहरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाता है कोहरा, आपने देखा होगा। तो जो कोहरा होता है वो किसका मिश्रण होता है, एक तो हो जाता है धुआं, क्योंकि पयाली जलाई जाती है ना, हरियाणा वगैरह यूपी वगैरह में। तो जब हरियाणा पयाली जलाई जाती है तो वह कहाँ जाता है, वह वायुमंडल में जाता है धुआं। और धुआं जब वायुमंडल में जाता है, फिर जब वह गैसों से मिश्रण करता है तो क्या बनाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। इस प्रकार से धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, वह मिश्रण होता है कोहरा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, धुआं और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा 24, कह रहा है डाइन सेकंड किसका मात्रक होता है, डाइन सेकंड किसका मात्रक होता है, आपको बताना है। प्रकाश, संवेग, ध्वनि, ऊर्जा। प्रकाश की बात करते हैं तो दूरी होता है, प्रकाश दूरी। इसकी बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं ध्वनि का डेसिबल हो जाएगा, ठीक है। और ऊर्जा की बात करते हैं तो जूल हो जाएगा। तो एक ही बचता है अपना संवेग। संवेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25, अग्निशामक यंत्र में बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, जो अग्निशामक यंत्र में बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताना है। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं आपने देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह पे लटके हुए होते हैं, लाल लाल रंग के, है ना, सिलेंडर, उसमें क्या भरा होता है, तो उसमें भरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2। क्या भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। CO हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, SO2 हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, और O2 हो जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। 26 कह रहा है तुम्हारा अश्व शक्ति किसकी इकाई है, जो अश्व शक्ति है वह किसकी इकाई हो जाती है। दूरी की बात करते हैं तो आप मीटर में नापते हैं, भार वेट होता है ना, तो ये किलोग्राम में नापते हैं। जो बेग होगा, दूरी बेग मतलब चाल क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। तो एक ही बचता है कौन सा, शक्ति। तो शक्ति किसका हो जाएगा, अश्व शक्ति का आपका हो जाता है। तो अश्व शक्ति का जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, शक्ति होती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ऑप्शन काट के आराम से इस क्वेश्चन पर जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 27। यहाँ दे रखा है पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा जस्ता, जस्ता और लोहा, तांबा और लोहा, लोहा और पीतल। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल हो जाएगा आपका तांबा और जस्ता, जस्ता को जिंक कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तांबा और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। 2-3 बार आपको मैंने बता रखा है ये तो। आगे बढ़ते हैं 28, कह रहा है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आपको बताना है किस में, गैस्ट्रिक जूस में या फिर वॉयल में या फिर लार में। तो सभी को पता है ये किस में पाया है, रक्त में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है हमारे शरीर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम के किसका होता है, फार्मूला पोटेशियम का होता है, क्लोराइड Cl, तो कौन सा हो जाएगा, KCl। बाकी के से कोई दे नहीं रखा है ना, पोटेशियम का कोई फार्मूला भी यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। अगर के और कहीं होता, यहाँ कहीं के होता तो आप कंफ्यूज हो भी सकते थे, मगर कंफ्यूज कहीं होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही में के दे रखा है, के से स्टार्ट होता है पोटेशियम, और क्लोराइड Cl से हो जाएगा क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है प्रोटीन का स्रोत होता है, प्रोटीन का स्रोत क्या है ये आपको बताना है, प्रोटीन का स्रोत क्या है। तो प्रोटीन की बात करें वैसे सबसे सबसे अच्छा स्रोत तो आपकी होती हैं दालें, दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है। मगर यहाँ बात करें मछली, गाजर, रोटी, पालक, रोटी, चावल, तो यहाँ पर तो कहीं दालें दे नहीं रहे, दालें तो आपने हाँ, दालें जो हैं ऑप्शन में नहीं है। तो बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है, यहाँ पर हो जाएगा मछली, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा हो जाता है मैथ का स्टार्ट, ठीक है। अब देखते हैं भाई मैथ में कितना स्कोर रहने वाला है। देखो 2 ही सब्जेक्ट हमारे होते हैं, मैथ और रीजनिंग। इसमें क्या है, हम 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बात करते हैं भाग थर्ड। मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 5, टोटल हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। ये 20 नंबर तो अपने पक्के होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 31। यहाँ पर दे रखा है 3 1 7 3 2 मल्टीप्लाई, फिर यही रिपीट है, ठीक है। फिर माइनस दे रखा है यहाँ पर 1.732 मल्टीप्लाई 1.732, और बटे में आपका दे रखा है 3173 2 प्लस
ये दे रखा है 1.732, ठीक है, यही दे रखा है। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको मान लो ए, तो ये सेम है तो ये भी ए हो जाएगा। इसको मान लो बी, ये दोनों सेम है तो ये भी बी हो जाएगा। इसको हमने ए माना है तो ए, इसको बी माना है तो बी, ठीक है। अब ये फार्मूले में पुट करेंगे, अब ये फार्मूले में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये तो लिखा हुआ दिख ही रहा है, ठीक है, मैंने वो चीज़ मानी है, इसी मैंने मान लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो इसको मैंने ए माना था, इसको भी ए, इसको बी, इसको बी, और यहाँ पे ए भी दे रखे, क्योंकि जो अंक दे रखे हैं वो समान है, ठीक है, इसलिए मैंने बी को बी की जगह बी रख दिया, ए की जगह एक दिया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए से ए की मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस बी से बी की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर, और बटे नीचे क्या दे रखा है, ए माइनस बी, यही दे रखा है ना, बिल्कुल यही हो जाएगा ना। अब ऊपर वाले को खोलूँगा तो किस में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, खोल जाएगा ना। और नीचे क्या दे रखा है, ए, सॉरी प्लस दे रखा है, ये प्लस है ना, प्लस बी। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी। मतलब इस प्रकार से हमें करना है, ए में से बी को घटाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 3.732, और बी कितना दे रखा है, 1.732। जब घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0, फिर पॉइंट लगा रखा है, 3 में से 1 जाएगा 2, तो जब पॉइंट है तो 2 ही आ जाएगा आंसर हमारा। तो 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है, फार्मूले मक्के से आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली आ जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से खोलकर आराम से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अगर आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते तो इसे करना संभव नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, औसत का सूत्र है, औसत का फार्मूला हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है 12 लड़कों की औसत आयु दे रखी है 10 वर्ष, तो मैं 12 वो लड़कों की, 12 बॉयज़ों की औसत आयु दे रखी है 10 वर्ष, तो मैं टोटल आयु निकालूंगा इसकी, कितनी जाएगी, 12 के 12 मतलब 120 वर्ष हो जाएगी इनकी टोटल आयु, ठीक है, 12 लोगों की। कह रहा है उनमें से 11 लोगों की, 11 बॉयज़ों की औसत आयु है 9 वर्ष, तो मैं इनकी टोटल आयु निकाल लूँगा, 11 में कितना हो जाएगा, 99 वर्ष, टोटल आयु निकल आई मुझे 99 वर्ष 11 लोगों की। तो दे रखा है 12वें लड़के की आयु क्या होगी, अगर मैं 11 लड़कों को घटा दूँ तो 12वां लड़का बच जाएगा यहाँ पर, तो एक जो बचेगा वो 12वां ही लड़का होगा, ठीक है। तो 12 बॉयज़ों की औसत आयु मतलब क्या निकालना है, आयु निकालना है, तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरे पास निकल आएगी। तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगी 21, तो 21 वर्ष जो है वो 12वें लड़के की औसत आयु निकल के आ जाएगी, सॉरी आयु निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। ये तो हमारा रहा बेसिक, ये तो हमारा क्या है, बेसिक हो जाता है। अब इतना हम नहीं करेंगे, ठीक है। 12 लड़कों की औसत आयु दे रखी है 10, इसका मतलब 12 बंदों में 10-10 बटा होगा, है ना, 10-10-10 सबको मिला होगा, बिल्कुल। अब 11 लड़कों की औसत दे रखी है 9, तो सबको क्या मिले होंगे, 9-9-9 मिले होंगे। अब इसमें मिल रहे हैं 10-10-10, तो इसका मतलब एक ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब 12 ज़्यादा मिले होंगे, ये 12 ज़्यादा मिले होंगे ना, क्योंकि 12 लोगों को मिले हैं तो 12 ज़्यादा मिले होंगे, ठीक है। यहाँ पर 11 लोगों को 9 मिले हैं तो 11 में कितना हो जाएगा, 99, ठीक है, 11 में कितना हो जाएगा, 99। अब इनको जोड़ लो, इन्हें करूँगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये देखो, सॉरी ये तो मैं क्या कर दिया ना, देखो 12 लोगों का औसत आयु है 10, इसका मतलब सबको 10-10-10 मिलते होंगे, ठीक है, और 11 की औसत आयु है 9, तो इसका मतलब 11 की 9 है, तो 12वें बंदे को मान लेता हूँ कि 9 ही मिले होंगे, 12 बंदे को भी 9 मिलेगा, इसके अनुसार मिलेगा, 12वें के अनुसार 9 मिलेगा, और इसके अनुसार मिलेगा एक ज़्यादा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 ये हो जाएंगे, दोनों को ऐड करोगे 21 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये है, समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि देखो अब इसे समझाएंगे कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तब। मैंने इस प्रकार से 12 लोग मान लिए, ठीक है, 12 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं ये, सबकी औसत आयु औसत कितनी है 10, इसका मतलब सबको 10-10 मिला होगा, सबको
10 10 यहाँ पर मिला होगा, ये समझने की बात है, यहाँ पर तो जल्दी कर लोगे समझ गए तो, ठीक है। सबको 10 10 मिला होगा, तभी तो औसत आयु 10 आयु होगी 12 की। अब वो कह रहा है जो 11 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनकी औसत आयु है 9, मतलब सबको 9 9 मिला होगा। अब सबको 9 9 मिला होगा 11 लोगों तक, मतलब यहाँ तक 9 9 मिला होगा। तो इसका मतलब इन सबको एक एक ज़्यादा मिला है 11 लोगों को, है ना। तो 11 तो ज़्यादा ये मिला इन लोगों को, है ना। उसके बाद 10 जो ये था, ये तो बचा ही है इसमें, तो 10 ये बच गया, दोनों को ऐड करूँगा कितना आ जाएगा 21 वर्ष। बस इतना हम माइंड में कर सकते थे। जो समझाने की बात कर रहा हूँ बस वही है, हमें बराबर करना होता है और कुछ नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। 21 वर्ष इस प्रकार से निकल आएगा। जिसको बेसिक आता है बेसिक कीजिएगा, जिसको शॉर्ट आता है शॉर्ट कीजिएगा, दोनों अच्छे ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर दीजिएगा 33 का। यहाँ पर दे रखा है सिर्फ फार्मूले को खोलना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 दे रखा है, बराबर बताना है आपको जो गुणनखंड होंगे वो क्या आने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारा जुड़ के घट के आ जाए 9, मल्टीप्लाई करके आ जाए 20, तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एस स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 जोड़ के 9 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 5 चौक 20 भी आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ गया, एक्स से अंदर जाएगा, इसकी एक्स इसकी आएगी, एक्स इसकी होगी, तो 5x प्लस 4x प्लस 20 बराबर 0। इनमें से क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x ब्रैकेट x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से कॉमन आ जाएगा प्लस के 4, तो यहाँ पर x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों समान रखने पड़ते हैं, ठीक है। दोनों मैंने समान रख दिए, बराबर 0। तो एक तो x का मान आ गया मेरे पास निकल के 5, और एक x का मान आ गया मेरे पास निकल के कौन सा, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ये गुणनखंड की बात कर रहा है। एक तो गुणनखंड आ गया मेरे पास x प्लस 5 अंदर वाला आ गया, और एक ये आ गया मेरे पास x प्लस 4। तो दो गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, x प्लस 5 x प्लस 4। तो x प्लस 5 x प्लस 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। माइनस वाला तो होगा नहीं क्योंकि प्लस में दे रखा है इसलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल ईजिली राइट हो जाता है। इस प्रकार से गुणनखंड आपने हाई स्कूल इंटर में किए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। एक वृत्त की त्रिज्या देखी है 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। और वृत्त की परिधि का सूत्र हमने बताया था आपको, कौन सा होता है वृत्त की परिधि का सूत्र, होता है 2πr, ठीक है। r मतलब क्या होती है, त्रिज्या। तो दो तो दे ही रखा है, ठीक है। 22 का 11 पाई का मान होता है 22/7, r बराबर दे रखा है तुम्हारा कितना 3.5, मैंने लिख लिया। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 लगा लूँगा, है ना, बिल्कुल एक 0 लगाऊंगा क्योंकि एक बात है पॉइंट, तो मैंने नीचे कर दिया। 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 2 से 2 एकम 2, बचा कितना 22। इसका मतलब जो परिधि मेरी निकल के आ गई वो कितनी आई 22 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, इस फार्मूला रख दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त है, बाहरी मैंने बिंदु मान लिया ये, अब बताइएगा इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कहोगे एक तो स्पर्श रेखा ये चली जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से गुजरती हुई स्पर्श करती हुई, ये दो रेखाएं पार हो जाएंगी, और यहाँ से कोई पार होगी नहीं क्योंकि बीच बीच से निकल जाएगी फिर तो, और कोई स्पर्श रेखा है नहीं जो स्पर्श करती हुई निकले, तो एक ये हो गई एक ये हो गई, दो ही स्पर्श रेखाएं बनेंगी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 36। यहाँ दे रखा है 500 रुपये 5000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 साल बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपने सुना होगा, ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन P गुणे दर R गुणे समय T बटे 100, यही तो होता है, रख दीजिएगा आंसर निकल के आ जाएगा। P मूलधन दे रखा है 5000 लिख दिया मैंने, ठीक है, और दर 6%, समय 2 वर्ष बटे 100, ब्याज निकल के आ जाएगा 0 से 0 0 से 0 कितना हो जाएगा
5 दूनी सॉरी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, इसका मतलब 600 जो मेरा आ गया। यहाँ पर ब्याज निकल के आ जाता है और ब्याज ही पूछ रखा है, ब्याज क्या होगा, तो 600 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया तो बेहतर है, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, सॉरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, बताइएगा सभी लोग। 37 यहाँ पर दे रखा है 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मैंने बताया परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0 जाएगा कट, ठीक है। 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटूंगा 2 पंजे 10, 5 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 5 25, 25% मेरा निकल के आ जाएगा आंसर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10% 40 किलोग्राम का कितना होगा, सॉरी 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना होगा, आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं। अब बताएगा इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर रखा है 3 लड़के एक कार्य को 2 दिन में करते हैं, एक लड़के को काम करने में कितना समय लगेगा। तो वही MDH फार्मूला हमें लगाना है। MDH मसाले सच MDH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M मैन बन मान लेते हैं, D बन, H बन बटे वर्ग नीचे। M माने आदमी, D माने दिन, H माने घंटे, तो बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यही हमारा फार्मूला होता है MDH बटे W। बस इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दे क्या रखा है वही पुट करेंगे। कह रहा है 3 लड़के, तो मैन कितने दे रखे हैं 3, मल्टीप्लाई दिन कितने दे रखे हैं 2 दिन, काम कितना दे रखा है W, एक काम, तो एक काम, कोई घंटे नहीं दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, घंटे नहीं लिखेंगे। फिर दे रखा है एक लड़का, तो एक लड़का, वही काम, तो एक काम, कितने समय में करेगा, तो दिन पूछ रखा है, कितने दिन में करेगा या समय में करेगा, ठीक है, बात वही है। तो कर सकते हैं, जी तो कट ही जाएगा। 1 से काटेंगे इसको तो 1 तिया 3 जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो D बराबर कितना आ जाएगा 9 दिन। तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए, ठीक है, रुकिएगा, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर जो आपका 3 है यहाँ पर दिया हुआ 3 नहीं है, ठीक है, दिन 3 नहीं है, दिन जो दे रखे हैं यहाँ पर देखिएगा 3 लड़के 2 दिन में करते हैं, यहाँ पर 2 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर 2 दे रखा है। अब इसे देख लेते हैं, काटेंगे तो कितना है, ये 2 बार जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो D बराबर कितना आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी लिखने में गड़बड़ हो गई थी बस। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 6 दिन में, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, MDH फार्मूला में रखना था, आराम से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। 39 निम्न को पूरा करें, ये सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है सीरीज का। 2 दे रखा है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, आगे बताना है कौन सा होगा। तो वही है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है, खुद से कटे किसी और से ना कटे, अभाज्य संख्या है ना, तो पहली अभाज्य संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी कौन सी होगी 13, खुद से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, खुद से और एक से, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं की यहाँ पर सीरीज चलती हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 40 निम्न को पूरा करना है, यहाँ पर कौन सा आने वाला है अगले, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। बंदे रखा है 8 है, 27 64 और 124 25, अगले बताना है कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो सीरीज कैसी चलती हुई, मल्टीप्लाई हो रही क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर घन क्यों हो रहा है, बिल्कुल क्यों हो रहा है, यहाँ पर 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू 8 रहने वाला है, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू आपका हो जाएगा 125, 6 का क्यू 6 के कितना हो जाएगा 216, तो 216 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ दे रखा है 252/18, तो इसे काटना ही है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 252 बटे क्या दे रखा है 18, तो 18 से इसे काटूंगा तो 18 एकन 18, ठीक है, 18 एकन 18, बचे कितने यहाँ पर
18 कम 18 2 7 7 बचे और कितने 72, 18 चौक 72, तो कितना हो जाएगा 14 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 14। ठीक है, बिल्कुल इजीली इसे काटना था और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, दे रखा है x/1 प्लस x/2 प्लस x/4 बराबर बताना है आंसर क्या आने वाला है। तो हम इन तीनों का क्या मान लेते हैं, एलसीएम नीचे वाले का। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी अब 4 की ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर x 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी सभी में इनमें। ठीक है, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 4 से काटूंगा 4 एकम 4, 1 से काटूंगा 1 चौक 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस x, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 5 6 और 1 7, 7x बटे कितना हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 7x बटे 4। एलसीएम मान के आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, जब हम एलसीएम मानते हैं तो एक बार बता दूं, आपको समझ में नहीं आया हो कुछ लोगों को। ठीक है, तो उनको मैं बता दूं, रुकिएगा। जो मैंने यहाँ पे जो एलसीएम हम नीचे मानते हैं, ठीक है, जो हम एलसीएम नीचे मानते हैं वही ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही क्या करते हैं, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाले मल्टीप्लाई कैसे किया, 4 एलसीएम मैंने 4 माना, 4 आया है तो ऊपर 4 लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। और ये अब इससे कट जाएगा, ये पूरी एक बार जाएगा, ये कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा पूरे 4 बार। तो 4 जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा x से तो 4x हो जाएगा, प्लस ये प्लस दे रखा है तो प्लस लिख दिया, इससे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 2x हो जाएगा, और 1 से x की करूँगा तो x ही आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 7x बटे 4 हो जाएगा, और मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला, दे रखा है 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 48 भाग 12 बराबर क्या रहने वाला है। बोर्ड मोस्ट से करना है। सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, सबसे पहले ब्रैकेटें, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस या माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले भाग हो जाएगा 12 चौक कितना जाएगा 48, अब गुणा 15 चौका कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 56। ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर। 56 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आराम से इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सॉल्यूशन दे रखा है बिल्कुल, क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में क्या होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर कीजिएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाए। यहाँ पर देखो 8 5 4 0 9 5 बटे में दे रखा है, तुम्हारा भाग दे रखा है तो बटे में हो जाएगा 3 1 4 0। किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर रहने दो, इधर कर लेते हैं। 5 से काटूंगा तो कितने बार जाएगा ये, 5 1 5। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 5 1 5, 5 1 5, और बचा कितना 3, 5 7 कितना हो जाएगा 35, 5 7 35 पूरा कट गया, इस 45, 5 8 40, तो 0 8 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 1 5, 5 1 5 चार 5 ने 45, तो ऊपर तो आ जाएगा इतना, और नीचे 5 से काटूँगा कितना हो जाएगा 5 6 30, 1 5 दूनी 10 और 5 8 40, इतना आ जाएगा नीचे। तो नीचे तो 628 आने वाला है। 628 यहाँ तो नीचे है नहीं, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें है, ये हो सकता है, बाकी इसमें भी नहीं दे रखा है 628, ये भी दे रखा है 628, तो इन दो में से एक होगा। अब तो ये कंफर्म हो गया हमें बिल्कुल। अब हम इकाई का अंक देखना है, सिर्फ इकाई का अंक। इकाई का अंक हमें 9 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर दे रखा है 8, यहाँ दे रखा है 5, 8 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर वाले क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 3। अगर 9 इकाई का अंक आ रहा है तो अच्छा है, क्योंकि 9 यहाँ पर दे रखा है। 9 इकाई का अंक आ रहा है तो अच्छा है, वरना ये बेकार है। तो 8 पंजे 40, 40 और 3 कितना 43, तो यहाँ पर 43 आ रहा है, इकाई का अंक 3 आ रहा है, तो 3 नहीं आना चाहिए था, 9 आना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब फर्स्ट कैंसिल है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो चेक करके दिखा दूँ आपके लिए, कितना दे रखा है, इकाई का अंक हमारा कितना है 8, तो मैंने 8 उतार लिया। फिर इकाई का अंक 2 मल्टीप्लाई 2 में, और प्लस क्या हो जाएगा 3, प्लस हो गया 3, ऐड करके 9 आना चाहिए इकाई का अंक। देखो 8 दूनी 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, आ गया इकाई का अंक 9, तो बस 9 ही मुझे इकाई का लाना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन मैंने बना दिया, आप भी इसी प्रकार से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 45, यहाँ दे रखा है 15
मल्टीप्लाई 15, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या दे रखा है, ये देखिएगा 15, फिर 15, ठीक है, प्लस दे रखा है मल्टीप्लाई में, फिर देखा है 75 और माइनस दे रखा है 115, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यही आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो सॉल्व करो, पहले हम क्या कर रहे हैं, बॉड मास के मतलब पहले भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पहले क्या करेंगे, भाग 15 15 कितने होते हैं 225, ठीक है, और प्लस क्या दे रखा है 75 और माइनस दे रखा है 150, ठीक है, और बराबर पूछ रखा है कितना आना चाहिए। कर सकते हैं आराम से, है ना। अब इसको क्या करेंगे, पहले ऐड करना है, ऐड कर लेंगे, 5 5 10 का 0, यहाँ से लगा 1, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, और 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अरे ठीक है ना, ठीक है ना। इसे कैसे करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस 75 और माइनस 150 बराबर कितना हो जाएगा 0, ज्ञात करना है, सॉरी ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। 15 15 कितने हो जाएंगे 225, ये हो जाएंगे तुम्हारे 75 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस है प्लस है 75 भाई, कितना हो जाएगा 150 बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे ऐड करूँगा 10 10 0, 7 8 9 10 का 0, यहाँ से लगा 1, हो जाएंगे 300 और माइनस कितना हो जाएगा 150 बराबर ज्ञात करना है। 300 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर 150 ही बचने वाला, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 150 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 150, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। आप देख लेते हैं हमारा जो भाग स्टार्ट हो जाता है, भाग 4, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलेगी, सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चनों को, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। पहला सीरीज का क्वेश्चन है, आपके सामने दे रखा है, तो श्रृंखला पूरी करनी है बस, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 9 25 49, आगे बताना है कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर क्या सीरीज चली, इसको देखिएगा ध्यान से, 3 3 9 55 25 7 7 4, देखो यहाँ पर 3 की क्यू दे रखा है, ये 5 का क्यू है, ये 7 का क्यू है, और ये विषम संख्याओं का चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का क्यू, 9 ने में 81, तो 81 यहाँ पर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे किताब को क्या कहते हैं, किताब कागज़, किताब जो है वो कागज़ से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कि कपड़े जो हैं वो किससे संबंधित हैं, ठीक है। कपड़े जो हैं वो किससे संबंधित हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। कागज़ से क्या बन रही है, किताब, तो कपड़े किससे बनते हैं, रेशम से, सूत से, या फिर मलमल से, या फिर नायलॉन से। तो यहाँ पर ये किससे बनेंगे, कपड़े, कपड़े बनते हैं सूत से, ठीक है। सूत से ही क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, सूत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 48। यहाँ दे रखा है कि इतने को इतना लिखा जाता है सांकेतिक भाषा में, तो बताइएगा, ये देखा है, ठीक है। लेबोरेटरी को क्या लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आंसर दीजिएगा कौन सा रहने वाला है। तो कोई यहाँ पे हो क्या रहा है, पहली बात तो ये एफ दे रखा है, फिर आर है, फिर ई है, फिर ई है, फिर डी है, फिर ओ है, फिर एम है। हो क्या रहा है, एम हो रहा है, ए डी ई डबल ई दे रखा है, फिर आर और एफ, तो हो गया, मुझे तो अपोजिट लग रहा है सब, है ना, हर सब अपोजिट हो रहा है, सब अपोजिट दे रखा है, ठीक है। तो अपोजिट इसको कर लो। एल कहाँ जाएगा, एल चला जाएगा बिल्कुल लास्ट में, तो एल ये दे रखा है लास्ट में इसके एल नहीं, तो ये कैंसिल। और पहले कौन आ जाएगा, बाई, पहले बाई हो जाएगा, तो 22 में नहीं है, तो ये दोनों हो सकते हैं। उसके बाद देख लो अब चेंज कौन सा है, चेंज यहाँ पर आर चेंज है और यहाँ पर ई चेंज है, तो आना कौन सा चाहिए, पहले चौथी जगह पे आना चाहिए तुम्हारा, ये इधर जाएगा, तो एल आई वी ई आना चाहिए। तो ई कौन सा है, चौथा है ई इसमें, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। टोटल क्या है, घुमा रखा है, अपोजिट कर रखा है, ठीक है, इधर का उधर, इधर का उधर, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं इसे, इजी क्वेश्चन था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49। यहाँ दे रखा है प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द रखे हैं, इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, तो कौन सा नहीं लिखा जा सकता है ये बताना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो कौन सा नहीं लिखा जा सकता, एस दे रखा है, इसमें एस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसमें एस है और इसमें एस नहीं दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। बाकी सब लिख लिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। ये कह रखा है बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी ई की पत्नी है, तब ई का सी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सभी लोग आंसर देना है इसका, ठीक है। आए
ये बाहर से लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं यार, है ना। 50 का बताएगा कि बी डी की माँ है, जो वी है वो क्या है, डी की माँ है। अब डी की माँ कहाँ होगी, ऊपर, ठीक है। तो माइनस से मैंने कर दिया कि डी की माँ है भी तो, ठीक है। बी डी की माँ है तो माइनस से हो जाएगी फीमेल, ठीक है। उसको हो जाएगा तुम्हारा, और सी डी का भाई है, जो सी है वो डी का क्या है, भाई है, तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, जेंडर चेंज कर दिया मैंने। फिर कह रहा है तुम्हारा एच ई की बेटी है, एच जो है वो ई की बेटी है, कंफर्म नहीं है, यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते तो इसे छोड़िएगा, थोड़ा सा इसे छोड़ते हैं, ठीक है। जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो है वो ई की पत्नी है, तो इस प्रकार सिंबल लगा दिया मैंने पति पत्नी वाला, और ई की क्या है, ये पत्नी है, तो पत्नी है मतलब माइनस, तो ये कौन हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब एच ई की बेटी है, जो एच है, ठीक है, जो एच है वो नीचे हो जाएगी, बेटी एक पीढ़ी नीचे पहुंच जाएगी, बेटी है तो माइनस है, ठीक है। तब ई का सी से क्या संबंध है, जो ई है वो सी की कौन लगती है बताना है, तो ई जो है वो सी की कौन लगेगी ये आपको बताना है। तो कौन लगेगी, ये आपकी हो जाती है इसके बहन के, तो ये तो आपको लगेंगे ई का सी से क्या संबंध है, ई कौन है सी की ये बताना है, ठीक है। इसकी बहन के भी तो जीजा लगेंगे फिर तो, है ना, बहनोई, बिल्कुल बहन के पति बहनोई लगेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, या जीजू हो सकते थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बहनोई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपने यहाँ पर 45 प्लस क्वेश्चन स्कोर किया है या फिर 40 प्लस स्कोर भी किया है तो बहुत ही बेहतर है। अगर इससे नीचे हो तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है, तो आपको बस लगे रहना है, ठीक है। प्रत्येक दिन 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं, प्रत्येक दिन 2 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन प्रत्येक दिन करने को आपको मिल रहे हैं, तो फटाफट इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, करते रहना है, ठीक है। प्रत्येक दिन के अगर 2 ही प्रैक्टिस सेट आप लगाते हो तो बिल्कुल आप उस स्कोर पर पहुँच जाओगे एक दिन, जो आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना है, एक बार लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।